नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में क्लास 10th विषय विज्ञान का हम सब्जेक्टिव गेस क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो सीरीज के माध्यम से दोस्तों आपको हम 50 सबसे महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न विज्ञान का हम प्रोवाइड करवा रहे हैं दोस्तों, जो कि 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इसलिए दोस्तों यह इस सीरीज का मेरा यह 5वां वीडियो है। अगर शुरू का 4 वीडियो आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप उसे ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आप सभी इस सीरीज का सभी वीडियो देखते हैं तभी आपको 50 प्रश्न कवर होगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों एक ही वीडियो में कराने से वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको हम सीरीज वाइज सीरीज आपको प्रोवाइड कराते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आप अगर पिछला वीडियो नहीं देखें तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उसे ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो सभी प्रश्न को दोस्तों काफ़ी शानदार तरह से समझाया गया है ताकि आपको एक बार में ही समझकर आप उसे एग्जाम में सही आंसर दे सके। ठीक है, तो इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करिएगा क्योंकि सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का यह शानदार वीडियो हम शुरू करते हैं। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। तो चलिए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न पूछे जा रहा है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। दोस्तों आपसे पूछे जा रहा है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो देखिए दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। 2021 बोर्ड परीक्षा और 2018 में पूछा गया यह प्रश्न है। ठीक है, देखिए आपको इसका आंसर देना है। देखिए हम आपको अपने लैंग्वेज में लिख कर लाएँ दोस्तों, जो कि काफ़ी शानदार आंसर दिया हुआ है। ठीक है, आपको इसी तरह से आपको एग्जाम में लिखना है, आपको फुल में से फुल मार्क्स जरूर मिलेगा। ठीक है, तो देखिए आपको आंसर क्या देना दोस्तों कि जब हम आकाश में तारे को देखते हैं तो तारे की चमक कभी बढ़ती तो कभी घटती प्रतीत होती है। कहने का मतलब जब हम आकाश की ओर देखते हैं तो जो तारे का जो चमक होता है दोस्तों वह कभी बढ़ती तो कभी घटती प्रतीत होती है। तो उसे ही हम लोग तारे को टिमटिमाना कहते हैं। ठीक है, तो उसका जो प्रकाश कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है उसी को जो है तारे को टिमटिमाना कहते हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि पूछा जा रहा है कि तारे क्यों टिमटिमाते, इसका कारण आपको बताना है। ठीक है, ऐसा इसलिए प्रतीत होता है कि वायुमंडल में हमेशा गर्म तथा ठंडी हवाएं बहती रहती है। ठीक है, वायुमंडल है दोस्तों, तो वायुमंडल में तो कभी कहीं गर्म हवा चल रहा है कभी ठंडी हवा चल रहा है। ठीक है, तो देखिए कभी हमेशा जो है गर्म तथा ठंडी हवाएं बहती रहती है और ठंडी हवा का अपेक्षा गर्म हवा का अपवर्तनांक और घनत्व कम होता है। कहने का मतलब दोस्तों ठंडा हवा होगा, ठीक है, और एक गर्म हवा हुआ। तो देखिए ठंडा हवा जो होगा दोस्तों उसका अपवर्तनांक और घनत्व जो होता है अधिक होता है। ठीक है, गर्म की अपेक्षा। ठीक है, तो इसलिए तारे से निकलने वाली किरणें वायुमंडल में होने वाले परिवर्तन के कारण अगल बगल मुड़ जाती है। ठीक है, जो कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे ठंडी हवा है। ठीक है, ठंडी हवा है, कोल्ड एयर है, और ठंडी हवा हो गया और एक गर्म हवा है। ठीक है, तो देखिए ठंडी हवा जो होगा इसका अपवर्तनांक अधिक है तो यह सघन माध्यम हो गया और यह विरल माध्यम हो गया। तो सघन से विरल आएगा दोस्तों, तो करने का मतलब अपवर्तन तो होगा किरण का। ठीक है, यानी उसका जो किरण होगा अगल बगल मुड़ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसीलिए जो है इसलिए तारे से निकलने वाले किरणें वायुमंडल में होने वाले परिवर्तन के कारण अगल बगल मुड़ जाती है और कभी कभी तारे के कुछ किरणें कुछ समय के लिए गायब हो जाता है, यानी कभी कभी तो कुछ समय के लिए जो है किरणें उसका गायब ही हो जाता है, कहने ज़्यादा विचलन हो जाता है किरणों का। ठीक है, इसलिए तारे कभी कम प्रकाश तो कभी अधिक प्रकाश देता हुआ मालूम पड़ता है। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि तारे जो है टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं हमें। ठीक है, तो बस दोस्तों आपको इसी तरह आपको आंसर देना है। कहने का मतलब आपको इसमें कारण भी बता देना है दोस्तों कि इसका कारण क्या है। तो देखिए कारण हम क्या बताएं कि वायुमंडल में जो गर्म और ठंडी हवा बहती रहती है। कहने का मतलब वायुमंडल में बहुत सारा माध्यम है। ठीक है, कोई सघन माध्यम है, कोई विरल माध्यम है। सघन में क्या है कि दोस्तों जो तारे होता है वह वायुमंडल हमारे पृथ्वी से बहुत दूर माने बहुत दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो इसके बीच में जो है दोस्तों बहुत सारा माध्यम रहता है और बहुत सारे माध्यम में कहने का मतलब कोई सघन माध्यम है कोई विरल माध्यम है। तो देखिए जहाँ अगर सघन से विरल आए तो थोड़ा सा उसका जो किरण होगा उसका अपवर्तन होगा, फिर अगर सघन से विरल जाएगा या विरल से सघन जाएगा तो मैंने बार बार अपवर्तन होते रहता है, जिसके कारण जो है उसका किरण जो होता है दोस्तों कभी परिवर्तन होते होते मैंने थोड़ा थोड़ा कहने का मतलब है इसका जो है परिवर्तन उसके तारे के जो किरणें का परिवर्तन होते रहता है, जिससे जो है हमें उसका जो किरण होता है वो अगल बगल मुड़ती रहती है। इसीलिए तारे कभी देखते होंगे कि जो होता है कभी ज़्यादा प्रकाश देता है कभी कम प्रकाश देता है। ठीक है, तो इसीलिए जो हम जो कहते हैं कि तारे टिमटिमाते हुए हमें नजर आता है। ठीक है,
चलिए दोस्तों, अब अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को लिखें। दोस्तों, फ्लेमिंग के जो वाम हस्त नियम है यानी लेफ्ट हैंड रूल है दोस्तों, आपको बताना है। ठीक है, यह प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यह प्रश्न आपके इस बार बोर्ड परीक्षा में ज़रूर से ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, इसलिए आप इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों, यह 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, इसलिए यह आपके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। इस बार ज़रूर से ज़रूर आएगा। ठीक है, तो देखिए आपको इसका आंसर देना है दोस्तों। यदि अपने बाएं हाथ के 3 अंगुलियों मध्यमा, तर्जनी तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। कहने का मतलब दोस्तों, अपने बाएं हाथ के 3 अंगुलियां कौन कौन, मध्यमा हो गया, तर्जनी होगा और अंगूठे को इस प्रकार आपको फैलाना है कि यह एक दूसरे पर परस्पर लंबवत हो। कहने का मतलब परस्पर लंबवत कहने का मतलब तीनों आपस में 90 डिग्री का कोण बनाता हो। ठीक है, तो आपको इस तरह से अपने बाएं हाथ के अंगुली को फैलाना है। ठीक है, और यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा मध्यमा धारा की दिशा को दर्शाता है तो अंगूठा जो होगा दोस्तों धारावाही चालक पर लगे बल की दिशा को व्यक्त करता है। ठीक है, देखिए कहने का मतलब दोस्तों, आपका जो बाएं हाथ है, ठीक है, देखिए आपको हम फिगर से समझा रहे हैं दोस्तों, यह मेरा बायां हाथ हो गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल है फ्लेमिंग का। तो देखिए कहने का मतलब मेरा बायां हाथ को आपको यह हो गया अंगूठा और यह हो गया तर्जनी और यह हो गया मध्यमा। ठीक है दोस्तों, आपको तीनों को इस तरह से फैलाना है कि तीनों जो है आपस में 90 डिग्री के कोण बनाता है। ठीक है, तो देखिए 90 डिग्री का कोण तीनों बना रहा है दोस्तों। तो देखिए आपको इसी में जो है कहने का मतलब तर्जनी जो है यह क्षेत्र कहने का मतलब चुंबकीय क्षेत्र को अगर दर्शा रहा है और मध्यमा जो है मेरा धारा को अगर धारा का डायरेक्शन बता रहा है तो मेरा अंगूठा जो होगा दोस्तों, अंगूठा जो है उस पर लगने वाला जो बल होगा दोस्तों उसका दिशा बताता है। ठीक है, आपको इसी तरह से बताना है, कर समझना है। ठीक है, कहने का मतलब तर्जनी जो हो गया चुंबकीय क्षेत्र को और मध्यमा जो हो गया यानी मिडिल फिंगर जो हो गया यह मेरा धारा को अगर निरूपित कर रहा है तो मेरा जो अंगूठा होगा वह बल को दर्शाएगा। ठीक है, बल की दिशा को दर्शाएगा, यही आपको लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, देखिए कह रहा है कि तो अंगूठा जो होगा धारावाही चालक पर लगे बल की दिशा को व्यक्त करता है। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम द्वारा ज्ञात किया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब धारावाही चालक में लगे हुए बल का जो दिशा ज्ञात किया जाता है दोस्तों फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के द्वारा ही ज्ञात किया जाता है। ठीक है, यह प्रश्न आपको हम बार बार बोल रहे हैं दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको इसे आप जरूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा क्योंकि इस बार बोर्ड परीक्षा में ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए आपको फिर से एक बता दे रहे हैं दोस्तों कि अपने बाएं हाथ को जो है 3 अंगुलियां कौन कौन, मध्यमा, तर्जनी और अंगूठे को आपको इस तरह से फैलाना है कि यह तीनों एक दूसरे पर लंबवत हो। ठीक है, और तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र को दिशा बता रहा है और मध्यमा जो है मेरा धारा का दिशा को दर्शा रहा है, तो अंगूठा जो होगा उस पर लगने वाला जो बल का दिशा क्या होगा वह बताता है। ठीक है, तो आपको यही याद रखना है दोस्तों। अगर आप फिगर भी बना सकते हैं तो बना सकते हैं दोस्तों, क्योंकि अगर फिगर बना देते हैं तो आपको फुल में से फुल मार्क्स जरूर से ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आप समझ गए होंगे। कुछ नहीं दोस्तों, अपने बाएं हाथ को आपको अपना इस फोटो को याद रखिए, इस फिगर को याद रखिए, इसी से तो आपको लिखना है। देखिए यह मेरा बायां हाथ है और यह मेरा तर्जनी हो गया और यह मध्यमा हो गया और यह अंगूठा हो गया। तीनों को आपको इस प्रकार फैलाना है कि यह एक दूसरे पर लंबवत हो और यह मेरा चुंबकीय क्षेत्र को बता रहा है और यह मेरा धारा को बता रहा है। तो यह अंगूठा जो होगा दोस्तों, जो मेरा अंगूठा होगा यह आरोपित बल का जो होगा दिशा बतलाता है। ठीक है, यही आपको मेरा फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम बताता है। ठीक है, यही मेरा लिखना था। ठीक है, चलिए दोस्तों अब अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वियोजन अभिक्रिया क्या है। दोस्तों वियोजन अभिक्रिया है यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है दोस्तों, वह क्या है। ठीक है, देखिए आपको आंसर बताना है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अभिक्रिया से एक प्रश्न आपको प्रत्येक साल पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, इसलिए दोस्तों वियोजन अभिक्रिया आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि इस बार बोर्ड परीक्षा में जरूर से जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपको आंसर देना है दोस्तों कि वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से 2 या 2 से अधिक सरल यौगिक बनते हैं। कहने का मतलब दोस्तों एक यौगिक का बड़ा अणु जो होगा उसको टूटने से जो होगा 2 या 2 से अधिक सरल यौगिक बनता है। ठीक है, सरल यौगिक बनता है और जिनका गुण जो है दोस्तों मूल यौगिक के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। कहने का मतलब जो मेरा बड़ा अणु का जो यौगिक होगा दोस्तों उसका गुण और जो नया जो बनेगा दोस्तों सरल यौगिक बनेगा उसका गुण, दोनों का गुण जो होगा अलग अलग रहता है। ठीक
ठीक है, यानी कि मूल गुण से मैच नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो उस अभिक्रिया को वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों आपको याद रखना है कि वियोजन या अपघटन दे दोनों वही होता है, ठीक है, उसी रिएक्शन को कहते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। कहने का मतलब वियोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम अपघटन अभिक्रिया भी है, ठीक है, तो उस अभिक्रिया को ही हम लोग वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब यौगिक के जो बड़ा अणु टूटने से दो या दो से अधिक सरल यौगिक बनता है और जिनका गुण जो होगा, जो मूल वाला गुण होगा उसका अलग अलग होगा, ठीक है। देखिए आपको उदाहरण दिया हो दोस्तों, दो उदाहरण आपको बताया हुआ है। देखिए CO3 का जब रिएक्शन यानी अपघटन होता है तो क्या क्या बनता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। आपको यह मेरा हो गया विघटन अभिक्रिया होगा, यानी अपघटन वियोजन अभिक्रिया होगा, ठीक है। और देखिए दूसरा में उदाहरण में बता रहा है दोस्तों 2KClO3 जब अपघटन होता है इसका तो 2KCl प्लस माने ऑक्सीजन बनता है, ठीक है, यानी यह मेरा उदाहरण भी जरूर दे दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि उदाहरण से आपको यहाँ पे नंबर फुल में से फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है, इसलिए उदाहरण बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों आपको इस वीडियो के सीरीज के माध्यम से आपको हम वही सब क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं दोस्तों, जो कि 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। और यह मेरा साइंस सब्जेक्ट का लघु उत्तरीय प्रश्न का यह मेरा 5वां वीडियो है। अगर दोस्तों आप शुरू वाला 4 वीडियो नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, नहीं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में भी जाकर वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं, जिसमें दोस्तों आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको करवाया जा रहा है 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए, ठीक है। दोस्तों आपको यह 50 प्रश्न देखने के बाद इसमें से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों सारा प्रश्न आपके एग्जाम में इसी से आएगा, ठीक है, इसलिए आप पूरा वीडियो जरूर से जरूर देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है। दो उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण दीजिए। कहने का मतलब दोस्तों उभयधर्मी ऑक्साइड जो होता है क्या होता है, आपको दो उदाहरण बताना है। यह प्रश्न 2018 बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है दोस्तों, तो दोस्तों आपके लिए यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस बार पूछ सकता है, ठीक है, इसलिए आप इसे जरूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा। देखिए बताना है आपको आंसर में दोस्तों कि वैसे ऑक्साइड जिसमें अम्ल और भस्म दोनों के गुण रहते हैं तो उसे उभयधर्मी या द्विधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब वैसा ऑक्साइड दोस्तों जिसमें अम्ल और भस्म दोनों के गुण रहता है, यानी एसिड और बेस का जो है दोनों गुण अवेलेबल है तो उसे ही जो है उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। ये जो है अम्ल और भस्म दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये जो ऑक्साइड होता है वो अम्ल के साथ भी और भस्म के साथ यानी एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी रिएक्शन करता है, ठीक है। तो देखिए उसे ही मैंने उस ऑक्साइड को ही जो है उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो देखिए कौन कौन होता है दोस्तों, तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जो होता है दोस्तों यह उभयधर्मी ऑक्साइड होता है, ठीक है। कहने का मतलब यह जो होता है अम्ल और भस्म दोनों का गुण रखता है और दोनों से रिएक्शन भी कर सकता है, ठीक है, यानी अम्ल से भी कर सकता है भस्म से भी कर सकता है, ठीक है। आपको इसी तरह से आपको आंसर लिखना था, ठीक है। कहने का मतलब उभयधर्मी ऑक्साइड किसको कहते हैं दोस्तों, कि वैसे ऑक्साइड जिसमें अम्ल और भस्म दोनों का गुण रहते हैं तो वह उभयधर्मी या द्विधर्मी ऑक्साइड भी, इसको दूसरा नाम देखिए उभयधर्मी या द्विधर्मी दोनों एक ही नाम है, ठीक है। आपको द्विधर्मी ऑक्साइड दे तो आपको यही आंसर देना है, उभयधर्मी भी बोले तो यही आंसर देना है, ठीक है, और कहते हैं, ठीक है। तो ये अम्ल और भस्म दोनों के साथ अभिक्रिया कर सकता है, ठीक है। देखिए आपको उदाहरण देना है दोस्तों, उदाहरण पूछा जा रहा है कि दो उदाहरण देना है। देखिए जब जिंक ऑक्साइड जब HCl से रिएक्शन करता है दोस्तों तो क्या बनाता है, ZnCl2 प्लस H2O बनाता है, ठीक है। और ZnO जब रिएक्शन करता है 2NaO से तब यह Na2 ZnO2 प्लस H2O बनाता है, ठीक है। कहने का मतलब यह मेरा जो हो गया ZnO हो गया उभयधर्मी ऑक्साइड है। देखिए यहाँ पे अम्ल के साथ भी रिएक्शन कर रहा है और यह भस्म के साथ भी रिएक्शन कर रहा है, तो रिएक्शन करने के बाद यह मेरा जो है बनाता है, ठीक है। तो आपको इस तरह से एग्जाम्पल भी दे देना है, ठीक है। आपको यह मेरा हो गया जिसका उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, यह मेरा डिफिनेशन हो गया दोस्तों और यह उदाहरण हो गया, ठीक है। आपको इस तरह से लिख देना है, आपको फुल में से फुल मार्क्स जरूर से जरूर मिलेगा। चलिए दोस्तों अब अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मछली, मच्छर, केचुआ और मनुष्य के मुख्य श्वसन अंगों के नाम लिखें। कहने का मतलब दोस्तों मछली, मच्छर, केचुआ और मनुष्य का जो मुख्य श्वसन अंग है दोस्तों उसका माने वह किस अंग से श्वसन की क्रिया करता है, वही आपको इसमें आंसर में बताना है, ठीक है। यह प्रश्न 2014 और 2021 बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, इसलिए आप इसे जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए आपको आंसर देना है कि मछली का श्वसन अंग का नाम गलफड़ा है, ठीक है। कहने का मतलब दोस्तों मछली जो श्वसन अंग है, मछली का जो जिससे श्वास लेता है उसका नाम जो है वह गलफड़ा यानी गिल्स के सहायता से जो है मछली श्वसन करता है, ठीक है।
और अगला मेरा मच्छर का श्वसन अंग जो है दोस्तों ट्रैकिया है, ठीक है। मच्छर का जो श्वसन अंग होता है ट्रैकिया होता है। और केचुआ का जो श्वसन अंग होता है दोस्तों वह त्वचा से है, ठीक है। यानी केचुआ जो है अपना श्वसन त्वचा के माध्यम से करता है और मनुष्य का जो है श्वसन अंग जो है फेफड़ा है, ठीक है। यानी मनुष्य जो है अपना श्वसन क्रिया दोस्तों वह फेफड़ा के माध्यम से करता है, ठीक है। आपको चारों बता दिए हैं दोस्तों, आपको चारों को याद रखना है। मछली का जो है गलफड़ा से करता है, मच्छर जो है दोस्तों ट्रैकिया से करता है, और केचुआ जो है त्वचा से करता है, और मनुष्य जो है फेफड़ा से करता है, ठीक है। यानी आपको चारों का आंसर आपको पूछा जा रहा था क्वेश्चन में कि इनका श्वसन अंग का नाम बताना है, तो आपको चारों दे देना है। आपको इसी तरह से आंसर लिख देना है दोस्तों, आपको फुल में से फुल मार्क्स जरूर मिलेगा। चलिए दोस्तों अब अगला प्रश्न देखते हैं। छठा नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि गोलीय दर्पण क्या है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या है। कहने का मतलब दोस्तों आपको गोलीय दर्पण का डिफिनेशन बताना है, और एक गोलीय दर्पण है जिसका वक्रता त्रिज्या जो है 20 सेंटीमीटर है, तो इसका फोकस दूरी क्या होगा आपको यह बताना है, ठीक है। यह दोस्तों 2020 बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप इसे जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए आपको करना आपको डिफिनेशन बताना है दोस्तों। तो डिफिनेशन बताना देखिए किस तरह से लिखना है कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होती है। कहने का मतलब दोस्तों गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह होता है वह एक खोखले गोला का भाग होती है, ठीक है। अर्थात गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है। यानी दोस्तों गोलीय दर्पण होता है उसका जो परावर्तक सतह होता है, ठीक है, वह अंदर की ओर या तो बाहर की ओर वक्रित रहता है, ठीक है। और गोलीय दर्पण को एक कांच के टुकड़े को कलई या रजतित कर बनाया जाता है। कहने का मतलब गोलीय दर्पण को जो एक कांच के टुकड़ा से बनाया जाता है उसका जो एक परावर्तक सतह होता है दोस्तों उसको कलई करके बनाया जाता है, ठीक है। और जब दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रित होता है तो उसे अवतल दर्पण, ठीक है। कहने का मतलब जब परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रित होगा यानी वह अंदर की ओर कर्व होगा तो वह अवतल दर्पण, और जब दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर वक्रित होगा तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है। देखिए आपको आप इतना आपको लिख दिए हैं दोस्तों, बता दिए हैं। अब देखिए इसको आपको फिगर के माध्यम से समझाते हैं, ठीक है। मेरा पहला में क्या बता रहा है कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह खोखले गोला का एक संभाग है। दोस्तों खोखले गोले कहने का मतलब यह मेरा खोखला गोला है, ठीक है। तो इसी का जो है संभाग है दोस्तों गोलीय दर्पण, ठीक है। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे ये मेरा जो हो गया दोस्तों, ठीक है, एक यहाँ पे एक दर्पण बन रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो देखिए अगर इसका हम पार्ट को इधर से अगर मैंने इसका कलर कर देते हैं तो यह मेरा जो बन जाएगा दोस्तों, यह मेरा बन जाएगा, यह अवतल दर्पण बन जाएगा, ठीक है। और अगर इसका हम यहाँ पे अगर कलई कर दें हैं तो यह उत्तल दर्पण बन जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब एक खोखले गोले का यह एक भाग है गोलीय दर्पण, ठीक है। कहने का मतलब इसका देखिए इसमें कहने का मतलब इसमें जो है कहने का मतलब यह मेरा जो है देखिए, ठीक है, इधर अगर इसका इधर कलर किया हुआ है तो कह रहा है कि अगर बाहर की ओर यह मेरा अंदर की ओर है तो यह मेरा अवतल दर्पण हो जाएगा, और यह मेरा अगर बाहर की ओर वक्रित है, ठीक है, तो यह मेरा उत्तल दर्पण हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों हम कह सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब अगर इसको हम बाहर की ओर अगर इसको सिल्वर कलर करते हैं यानी इसको कलई करते हैं तो यह मेरा अवतल दर्पण बनता है, और इसको अगर अंदर कहने मतलब यह मेरा जो है इसका अंदर की ओर मेरा करते हैं और परावर्तक सतह जो बाहर की ओर होगा तो वह उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको बताना है। तो देखिए आपको फिगर के माध्यम से भी समझा दिए हैं। कहने का मतलब दर्पण का गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होती है। अर्थात गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है, ठीक है। और यह कांच के टुकड़े से बनता है दोस्तों जिसको कलर करके माने कलई करके बनाया जाता है, ठीक है। अब जब दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रित होता है तो उसे अवतल दर्पण, और मेरा जब परावर्तक सतह बाहर की ओर वक्रित होता है तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है। आपको दोनों का फिगर हम बता रहे हैं दोस्तों। यह मेरा हो गया कहने का मतलब इधर से अगर कलर किया हुआ है तो यह मेरा अवतल दर्पण हो गया, और यही मेरा दोस्तों यह मेरा उत्तल दर्पण हो गया, और यह मेरा जो हो गया दोस्तों अगर बाहर की ओर इस तरह से अगर इसको मैंने कलई किया हुआ है तो यह मेरा हो गया अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। यह अवतल हो गया और यह उत्तल हो गया, ठीक है। आपको उत्तल हो गया। इसी तरह से आपको फिगर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यह मेरा हो गया कहने मतलब गोलीय दर्पण क्या है इसका डिफिनेशन हो गया। और दोस्तों आपके ये प्रश्न पूछे जा रहा है कि गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या जो है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो इसको फोकस दूरी क्या होगा यह बताना है, ठीक है। तो देखिए मेरा जो
आर बराबर दिया हुआ कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसको सोल्यूशन बताना है दोस्तों। तो देखिए इसका न्यूमेरिकल एक छोटा न्यूमेरिकल। तो आप दोस्तों आर बराबर कहने का मतलब आर बराबर जो होता है वो एफ बराबर आप फार्मूला जानते होंगे, यानी फोकस बराबर जो फार्मूला होता है क्या होता है आर बटा के 2 होता है। ठीक है, तो आर हमारा कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है और 20 बटा 2 करेंगे तो ये हमारा कट कर कितना आ जाएगा 10 बराबर, मैंने 10 टाइम्स में कटेगा तो 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी इसका फोकस दूरी जो होगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। बस आपको यही तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल दिया हुआ था उसी प्रश्न के साथ में। तो आर बराबर हमें 20 सेंटीमीटर पता था और एफ बराबर यह मेरा फार्मूला होता है। अब नहीं याद होगा तो आप इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा और इसी को जब काटिएगा तो मेरा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि मेरा फोकस दूरी पूछा जा रहा था। तो मेरा फोकस दूरी एफ बराबर कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर यही मेरा इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। ठीक है, आप लोग इसी तरह से मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।